बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एम्पेयर्स लॉ पढ़ा था, तो उसमें एक तो स्टेटमेंट आप देखेंगे आपकी किताब में दी हुई है, मैंने वो अलहदा से आइडेंटिफाई कर दी है, तो उसको ज़रा चेक कर लेना कि द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज बी द डेल्टा एल फॉर आर path element into which the complete loop has been divided equal to mu naught time the total current enclosed by the loop। यानी कि अगर आपके पास एक क्लोज लूप है, आपने उसके छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट बना लिए हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं लेंथ एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और वो सारे का सारा लूप जो है यानी कि बी डेल्टा एल्स जो हमने लिए थे उनको सम अप करके पूरा लूप कंप्लीट कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो म्यू नॉट टाइम उस करंट पे होगी जो उस लूप के अंदर से, एम्पेयर लूप के अंदर से पास हो रहा था। ये कल हमने तफसील से डिस्कस किया था। एंड एक्चुअल ये जो चीज़ मैं आप बताना चाहता हूँ वो आपके किताब में तो शामिल नहीं है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन है आपके एक न्यूमेरिकल में, इसलिए मैंने समझा कि यहाँ आपको ये बता दी जाए बात। तो ये समझ लें, लाजमी नहीं कि इसको तैयार करना है आपने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला जो हमारा जो हम अप्लाई करेंगे एक न्यूमेरिकल के अंदर वो किस तरह डिराइव किया जाता है। तो ये देखिए कि हम लेते हैं एम्पेयर लूप सर्कुलर, और ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो जो करंट कैरियर कंडक्टर है उसके ऊपर लाई करता है। तो फिर एम्पेयर लॉ जो है ये वाला, ये इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये हम देखना चाहते हैं। तो वही बात कल वाली कि ये कार्डबोर्ड है, इसके अंदर से हमने कंडक्टर पास करवाया हुआ है, ज़ाहिर है इसमें से करंट फ्लो होगा तो इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब इसको ऊपर से देखा जाए और हमने इसके क्या किया कि एक एम्पेयर लूप ले लिया, ये जो ब्लू कलर का मैंने सर्कल बनाया ये एम्पेयर लूप है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हमने ग्रीन क्या कहते हैं कलर से इसको शो किया हुआ है। अब इसमें हमने क्या करना है, बी डेल्टा एल्स निकालना है। तो इसमें ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने बड़ा करके दिखाया कि अगर हम हर डेल्टा एल्स लें, ये छोटे छोटे डेल्टा एल्स ले लिए, और याद रखें डेल्टा एल जो है इतना हमने संभाल लेना है कि ये स्ट्रेट हो जाए, यानी कि इसकी लेंथ जो है बहुत स्मॉल है। लेंथ जिस तरह कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब लेंथ जो है कर्व्ड लाइन की वो बहुत कम लेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ये भी डेल्टा एल जो है स्ट्रेट लाइन है। तो बी और डेल्टा एल हर पॉइंट के ऊपर, जब हम सर्कुलर एम्पेयर लूप लेंगे तो हर पॉइंट के ऊपर बी और डेल्टा एल जो है एक दूसरे पे पैरेलल आ जाएंगे। जब पैरेलल आ जाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि बी डेल्टा एल को लिख सकते हैं बी डेल्टा एल cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी डेल्टा एल जो है बी डेल्टा एल के बराबर होगा, यानी कि cos 0 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह हम ये सारे का सारा जो एम्पेयर लूप है उसको छोटे छोटे पाथ एलिमेंट में हमने जब डिवाइड किया और उसका डॉट प्रोडक्ट लिया बी के साथ, तो ये क्या आ जाएगा बी डेल्टा एल 1 पहले पाथ के लिए, यानी कि पहला एलिमेंट के लिए, फिर प्लस बी डेल्टा एल 2, फिर प्लस बी डेल्टा एल 3 ये इसको हमने एक्सपेंड किया है, और ये सिलसिला चलता जाता है और पूरा लूप जो बनता है उसके अंदर n लेंथ एलिमेंट बनते हैं, तो प्लस बी डेल्टा एल n आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमने शुरू किया है, पूरा लूप को कवर अप करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। ये आखिरी एलिमेंट जो है उसको हमने n एलिमेंट कह दिया, वो 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, जितना भी है, बहरहाल वो n है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हम बी डेल्टा एल 1 बी डेल्टा एल 2 एंड सो ऑन, इसका उसको हमने सम कर लिया। लेकिन एक बात यहाँ और तलब है, वो ये कि जब डिस्टेंस जो है हम कंडक्टर से डिस्टेंस जो है सर्कल का, जाहिर है जब हम ये कहते हैं कि ये जो सर्कुलर एम्पेयर लूप है उसका सर्कल जो है वो उस पॉइंट के ऊपर लाई करता है जहाँ से कंडक्टर पास हो रहा है, जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, तो डेफिनेटली इसका डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा। तो हर पॉइंट से इसका कंडक्टर का डिस्टेंस जब बराबर होगा, इसका तो मैग्नीट्यूड जो होगी बी की, इनके मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड होगी वो एक जैसी ही रहेगी। तो मैग्नीट्यूड जब एक जैसी रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, ये सभी जो हैं एलिमेंट बी डेल्टा एल्स, उसमें बी जो है
उसको कॉमन निकाल लेते तो बाकी क्या बचेगा, डेल्टा एल 1 प्लस डेल्टा एल 2 प्लस डेल्टा एल 3, यानी कि यहाँ भी देखिए बी है, बी है, बी है, ये सारे बी जो है बाहर निकाल लें क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो बाकी ये सारे डेल्टा एल्स बचेंगे। अब जब ये सारे डेल्टा एल्स को एडअप करें तो ये पूरा सर्कल बनता है, और आपको पता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ होती है वो 2 पाई आर के इक्वल होती है, क्योंकि हमने कहा कि इसका जो रेडियस है वो आर के बराबर है, तो इसकी जो लेंथ बनेगी पूरी, यानी कि सारे डेल्टा एल्स को जमा करें ना तो ये बनता है इसका सर्कमफ्रेंस, तो वो उसकी लेंथ बनती है 2 पाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा अपना लेफ्ट हैंड साइड है एम्पियर्स लॉ में, उसकी वैल्यू आई b इंटू 2 पाई आर, और हमने कहा कि ये जो है ये म्यू नॉट आई के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह b इंटू 2 पाई आर लिख दें और म्यू नॉट आई, तो ये आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई ओवर आर। अब ये देखें कि म्यू नॉट ओवर 2 पाई भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट से शो करते हैं तो हम कहते हैं कि b इज इक्वल टू के आई ओवर आर। तो बेसिकली ये फार्मूला जो है हमने वहाँ अप्लाई करना था, तो बजाय इसके कि मैं वहाँ ड्राइव करता है मैंने यहाँ ड्राइव कर दिया ताकि आपको पता भी चल जाए कि एम्पियर्स लॉ जो है जब सर्कुलर एम्पियरल लूप होगा इस तरह का कि ये लूप जो है यानी कि ये सर्कुलर है और उसका जो सेंटर है वो कंडक्टर के ऊपर लाई करता है, तो फिर हमारा एम्पियर लॉ जो है इस तरह बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई ओवर आर, यानी कि इस तरह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक सोलेनाइड है उसके अंदर से जब करंट फ्लो होता है तो इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, और ये स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। तो सबसे पहले ये देखें कि सोलेनाइड क्या होती है। सोलेनाइड बेसिकली एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास मार्कर है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूं कि एनेबल्ड वायर, यानी कि ये जो कॉपर वायर होती है जो वाइंडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, उसके ऊपर एनेमल चढ़ी होती है, यानी कि अगर वो तारें जो है एक दूसरे को टच भी करती हैं तो वो शॉर्ट नहीं होती। एनेमल जो होता है उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो हम अगर ये एक वायर ले लें एनेमल्ड वायर, उसको इस तरह इसके ऊपर वाइंड अप करना शुरू कर दें, तो ये जो हमारी कॉइल बनेगी ये सोलेनाइड कहलाएगी। अब लाजमी नहीं कि सिर्फ एक ही उसकी लेयर हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड द अपना सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम इसकी 2 या 3 या 4 लेयर जो हैं वो भी बना देते हैं, तो जिसका नतीजा क्या निकलता है कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इनसाइड वो इंटेंसिफाई हो जाती है। ये आगे हम देखेंगे कि वो किस तरह बढ़ती है। तो ये सोलेनाइड बेसिकली टाइटली वाउंडेड सिलेंड्रिकल कॉइल होती है, तो उसके अंदर जो है इंसुलेटर भी हो सकता है, और बाज़ दफ़ा हम कोई ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल देते हैं जिससे उसकी मैग्नेटिज्म जो है या उसकी जो आगे हम पढ़ेंगे कि इंडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, सेल्फ इंडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब इसके अंदर जो है सोलेनाइड के अंदर हम कोई डाल देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लोहा वगैरह। तो बहरहाल ये है सोलेनाइड। अब इस सोलेनाइड को जब हम जोड़ते हैं सोर्स के साथ, बैटरी के साथ, तो इसमें ज़ाहिर है करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इस करंट की वजह से इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो पहले हमने ये देखना है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस तरह का बनता है। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सोलेनाइड है, इसको हमने क्या किया, बैटरी के साथ जोड़ दिया। इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, रिजल्ट क्या निकलेगा कि करंट इस तरह फ्लो होगा इसके अंदर से। अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं, यानी कि ऐसा समझ लें कि इमेजिनरी तौर पे हमने इसको काट दिया है, तो करंट यानी कि फ्लो होगा वायर के जरिए से। अब ऊपर से करंट हमारी तरफ आ रहा है, नीचे से करंट हमसे अवे जा रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलेट कर रहा है करंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऊपर वाली वायर जो है उसको देखें, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें, तो डेफिनेटली उसमें करंट हमारी तरफ आ रहा है। तो इसको मैंने ये डॉट से शो किया, ये देखें ये वायर है, इसके अंदर डॉट डाला है, इसका मतलब करंट हमारी तरफ आ रहा है। और जब ये रोटेट होती हुई वायर जो है इधर जाएगी तो हमसे अवे करंट जाएगा। तो ये वायर है,
इसके अंदर मैंने क्रॉस डाला है, इसका मतलब ये होगा करंट इधर से आ रहा है और इधर वापस जा रहा है। अब उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस तरह का बनेगा, हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखें ये करंट हमारी तरफ आ रहा है तो हम थंब अपनी तरफ ले आते हैं, तो अंगुलियाँ जो हैं इस तरह कर्ल होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ जो है थंब हम अवे लेके जाएंगे क्योंकि करंट अवे जा रहा है, तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये क्लॉकवाइज बनेगा, यानी कि नीचे क्लॉकवाइज और ऊपर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इन साइड देखें, यानी कि ये जो हमारी लाइनें बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की वो इधर से भी जा रही हैं, यानी कि इस करंट की वजह से भी लाइनें जो है इधर आएंगी, इस करंट की वजह से भी लाइनें इधर आएंगी। अब ये जो लाइनें हैं इसमें ये टिल्ट आपको नजर आ रहे हैं। ये टिल्ट क्यों है? वजह यह है कि ये वायर हमने जो रखी हुई है इनके दरमियान स्पेस डाली हुई है। एक्चुअल जो सोलेनोइड होती है उसमें ये वायरिंग के अंदर स्पेस नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ तारें जुड़ी होती हैं लेकिन शार्ट नहीं करती। वो पहले मैंने बता दिया कि दरमियान में एनेमल्ड होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये तारें जो हैं करंट को शार्ट नहीं होता करंट। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि जब ये इनकी जो वाइंडिंग है वो बहुत क्लोज होगी तो ये लाइनें सीधी बनेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें सीधी बनेंगी। तो ये इस तरह की इसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बनेगी इसके इनसाइड। अब यहाँ देखिए इसके ऊपर ज़रा गौर करें तो इसकी जो लाइनें बनती हैं बिल्कुल उसी तरह बनती हैं जिस तरह के एक बार मैग्नेट होता है। यानी कि बार मैग्नेट में क्या होता है, यहाँ मैं छोटा सा बना देता हूँ, मेरी बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए ये बार मैग्नेट है, तो अगर इसका ये एन पोल हो ये एस पोल हो तो रिजल्ट क्या निकलेगा, इसकी लाइनें यहाँ से स्टार्ट होंगी और इधर टर्मिनेट होंगी ऐसे। तो अगर इसको गौर करें इसके ऊपर तो सॉलिनॉइड जो है एक्ट कर रहा है लाइक अ बार मैग्नेट। इसका एन साइड ये बन रही है, एस साइड ये बन रही है, क्योंकि इसमें लाइनें जो हैं वो इधर निकल रही हैं ऐसे ये, और इधर से लाइनें एंटर हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक करंट कैरियंग जो सोलेनॉइड है वो बिल्कुल उसी तरह एक्ट करती है जिस तरह के बार मैग्नेट भी एक्ट करता है। उसका ये एन पोल होगा, ये एस पोल, ये एन पोल, ये एस पोल। अब इसकी जो लाइनें होती हैं, अच्छा याद रखिए मैग्नेट जो होता है इसकी इन साइड भी लाइनें होती हैं और वो बिल्कुल इसी तरह बनती हैं, लेकिन जाहिर है वहाँ स्पेस नहीं है, ये सॉलिड है, इसलिए वहाँ कोई चीज़ रख के हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो है ये लाइनें, क्योंकि ये हॉलो है सोलेनॉइड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जो है इस तरह पास हो रही। तो हमारा टारगेट ये है कि इसकी इनसाइड यानी कि इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, और एम्पियर्स लॉ को इस्तेमाल करके। तो आपको पता है कि एम्पियर्स लॉ को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम एक एम्पियर लूप डिफाइन करते हैं। तो ये एक एम्पियर लूप बन गया, हमने ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है। याद रखें जब हम एम्पियर्स लॉ डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि लाजमी नहीं है एम्पियर लूप सर्कुलर ही हो, वो किसी भी शेप में हो सकता है। तो अपनी आसानी के लिए यहाँ हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया। ये ए बी उसकी साइड है, बी सी उसकी साइड है, सी डी उसकी साइड है, डी ए उसकी साइड है, और ए बी जो है कह लें कि L1 है, बी सी जो है वो L2 है, सी डी जो है वो L3 है, और डी ए जो है वो L4 है। यानी कि ये साइडों की जो लेंथ है ये हमने उसको पॉइंट आउट कर दिया। अब यहाँ हम अप्लाई करना चाहते हैं एम्पियर्स लॉ ताकि हम बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकें। ये देखिए बी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ शायद आपको नजर ना आता इसलिए मैंने बी यहाँ लिख दिया। तो आपको पता है कि ये जो एम्पियर लॉ है उसमें हम कहते हैं कि सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और आई यहाँ कितने होंगे, यानी कि यहाँ जो लेंथ एलिमेंट बनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये मैंने इसलिए यहाँ लिखा आई वेरी फ्रॉम 1 to 4 बी डॉट डेल्टा एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये यहाँ पर्टिकुलर केस में हम एम्पियर लॉ जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको एक्सपेंड करें, जाहिर है आपको पता ही है इसका मतलब क्या होता है कि ये I1 के बराबर होगा, फिर प्लस ये सिग्मा प्लस को शो कर रहा है, फिर I2 के बराबर होगा, फिर प्लस फिर सिग्मा अपना I जो है 3 के बराबर होगा, ये 3 और प्लस ये 4, यानी कि एक I जो है 1 से 4 तक चेंज होता है, 1 2 3 4, और ये जो फैक्टर है ये सम अप हो रहे हैं।
अब इनको वन बाई वन देखना चाहते हैं कि ये बी दा डेल्टा एल वन किसके बराबर है, बी दा डेल्टा एल टू किसके बराबर है, एंड सो ऑन। तो इसमें देखें कि बी दा डेल्टा एल वन किसके बराबर होगा। ये सिचुएशन बनती है, ये हमारा पाथ बनता है, यानी कि इसका लेंथ एलिमेंट बनता है ए बी। तो इसमें हमने कहा कि डेल्टा एल जो है बेसिकली यहाँ एल वन के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि बी डॉट डेल्टा एल वन की जगह बी डॉट एल वन, और इसको एक्सपेंड करें तो बी एल वन cos ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ देखें बी और एल वन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो बी एल वन cos 0 आपको पता है cos 0 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर जो है उसकी वैल्यू है बी एल वन। अब दूसरा फैक्टर बनता है, दूसरी लेंथ बनती है, ये दूसरा एलिमेंट ये बनता है। अब इसमें देखें कि बी इधर है और L2 इधर है, तो इनके दरमियान अगर देखा जाए तो ये एंगल ये बनता है 270 डिग्री का। अब 90 भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से ये 270 ही बनना चाहिए, क्योंकि ये देखिए बी की डायरेक्शन ये है और L2 की डायरेक्शन ये है। तो ये एंगल हम मेजर करते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डॉट डेल्टा L2 जो होगा उसको हम लिख सकते हैं बी डॉट L2, और ये किसके इक्वल होगा, बी L2 cos ऑफ 270। लेकिन cos 270 डिग्री जो होता है वो 0 के बराबर होता है, इसका मतलब इसका रिजल्ट जब 0 आ गया। अब तीसरा एलिमेंट ये है सी डी, इसमें क्या होगा, बी डॉट डेल्टा L3 इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा बी डॉट L3। लेकिन ये देखें आउटसाइड जो है यहाँ पे ये जो रीजन बनता है इसमें ऑलमोस्ट, यहाँ देखें ये रीजन जो बनता है इसमें ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड 0 के बराबर है। इसका मतलब बी की वैल्यू यहाँ 0 है, तो बी जब 0 के बराबर हुआ तो इसका नेट रिजल्ट भी 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 होगी तो उसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 ही होगा, क्योंकि बी जो है 0 है, इसलिए ये फैक्टर जो है 0 हो गया इसकी वैल्यू। अब चौथा जो हमारा लेंथ एलिमेंट बनता है वो डी ए है। तो इसमें क्या होगा, बी डॉट L4। अब B और L4 के दरमियान एंगल कितना बनता है, ये L4 है ये B है, दरमियान में एंगल बनता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ cos 90 आ जाएगा, cos 90 जो है 0 के इक्वल होता है। तो आप देखें कि सिवाय इसके बाकी तीनों जो फैक्टर बनते हैं उसकी वैल्यू 0 बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें BL1 0 0 0, तो ये BL1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने देखनी है इसकी राइट हैंड साइड, और ये देखिए म्यू नॉट आई हमने कहा था कि एम्पियर लूप के अंदर से जो टोटल करंट पास हो रहा है वो कितना है। अब देखिए कि सोलेनोइड जो है उसके अंदर हर लूप के अंदर जो करंट फ्लो होगा, उसके हर टर्न के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो आई के बराबर, आई समाल हमने ले लिया। तो अब ये जो लूप है इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि कितने टर्न पास हो रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि सोलेनोइड के जो टर्न रेट है, मीन सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो n के बराबर है, तो इसका क्या मतलब होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है इस लूप के अंदर होंगे वो n इंटू L1 होंगे। ये सिंपल बात है कि रेट का पता हो तो हम टोटल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कपड़े का रेट जो है 1000 रुपये है पर लेंथ पर मीटर, तो 6 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पे, ये वैसे कई बात पहले भी बता चुका हूँ। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ n के इक्वल होंगे, तो डेफिनेटली इस पूरे लूप के अंदर ये जो टर्न्स की तादाद होगी वो होगी NL1 की इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं टोटल जो इसके अंदर से पास हो रहे लूप के अंदर से वो NL1 है। अब हर लूप में चूंकि करंट I पास हो रहा है तो टोटल करंट I किसके बराबर होगा, इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल करंट आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि I की वैल्यू का भी हमें पता चल गया। अब ये इक्वेशन जो है इसमें लेफ्ट साइड का भी पता है, राइट साइड का भी पता है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये देखें इसकी जगह लिख सकते हैं BL1 और इसकी जगह म्यू नॉट NL1I। अब L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा तो B आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट NI। इसका क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है सोलेनोइड के अंदर वो बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर एक तो n, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो अभी मैंने शुरू में कहा था कि हम क्या करते हैं कि ये जो सोलेनोइड बनाते हैं इसकी 2 या 3 लेयर बना लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा लेयर होती जाएंगी पर यूनिट लेंथ, यानी कि लेंथ एक पर्टिकुलर लेते हैं तो उसके अंदर
जो टर्न्स की तादाद है वो बढ़ती जाएगी। तो यानी कि चलो जिस तरह अगर हम 1 मीटर लेंथ ले लेते हैं सोलेनाइड की, तो अगर उसकी सिर्फ एक लेयर होगी तो बिलफर्ज 100 उसमें टर्न्स आ रही हैं बिलफर्ज, तो इसका मतलब यह है कि उसकी तादाद जो है इनकी तादाद 100 होगी। लेकिन अगर उसमें 2 लेयर चढ़ा देते हैं तो वो 200 हो जाएगी, 3 लेयर चढ़ा देते हैं तो 300 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मल्टी लेयर सोलेनाइड बनाते हैं तो बेसिकली हम n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो पहली बात जिसके ऊपर b की वैल्यू डिपेंड करती है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम यू भी कह सकते हैं, यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बिलफर्ज इस सिचुएशन में अगर सोलेनाइड के नंबर ऑफ टर्न्स n है और इसकी लेंथ जो है वो कैपिटल L के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि म्यू नॉट n/L इंटू आई आएगा। आई इसमें से करंट हम पास करवा रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते जाते हैं, बी की वैल्यू बढ़ती जाती है, लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, बी की वैल्यू कम होती जाती है। और दूसरी बात जिसके ऊपर डिपेंड करता है बी वो है करंट। अगर ये करंट हम इंक्रीज करते जाते हैं तो बी की वैल्यू जो इंक्रीज होती जाती है एंड वाइस वर्सा। अब अगली बात ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो ये देखें ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, मीन इसकी जो डायरेक्शन है वो कोएक्सल होगी, यानी कि जो एक्सेस जो है सोलेनाइड का है वही एक्सेस जो है उसी के पैरेलल जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगली बात ये भी देखें कि उसकी जो हम डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें भी सो कॉल्ड राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है सोलेनाइड के अंदर से उसी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की उंगलियां जो उसको टर्न करते हैं तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें कि करंट इस तरह पास हो रहा है, तो ये देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब यहाँ देखें कि अगर हम इसकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा, ये हमारी जो उंगलियां हैं वो करंट की डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं, तो थंब जो होगा उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक साइड से देखते हैं सोलेनाइड को तो करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ होगा, लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमसे अवे जा रहा होगा। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक कॉइल है बल्कि 2 लूप हैं तो उसमें करंट अगर पैरेलल पास हो रहा होगा तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर एंटी पैरेलल पास हो रहा होगा तो एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। तो ये आप खुद उसको देख लें, वैसे आपकी किताब में भी दिया गया है, अगर कहें तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ उसकी वजाहत कर देता हूँ कि ये बिलफर्ज ये एक लूप है बिलफर्ज, और यहाँ जो है हमने इसमें करंट फ्लो करवाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन है बिलफर्ज ये। इसका क्या मतलब होगा, करंट जब इधर फ्लो होगा तो इसका ये मैग्नेट जो बनता है इसका एन पोल जो है इधर बनेगा, एस पोल इधर बनेगा। अब इसी तरह इसके करीब अगर दूसरा लूप बना पड़ा हुआ है उसमें भी करंट जो है इसी डायरेक्शन में पास हो रहा है, ये देखें ऐसे, यानी कि करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो इसका क्या मतलब होगा, ये देखें ये, तो यहाँ जो है फिर ये मैग्नेटिक जो इसका बनेगा वो इस तरह बनेगा ऐसे, यानी कि इसका ये एस पोल होगा ये एन पोल होगा, तो जाहिर है ये एन एस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि पैरेलल अगर करंट फ्लो हो रहा है लूप्स के अंदर तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर एंटी पैरेलल एक दूसरे के एंटी पैरेलल फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, इधर एन पोल है इसका भी एन पोल बन जाएगा, तो एन एन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। अब अगली बात भी जरा देख लें कि अगर हम एक रीजन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम 2 कॉइल लेते हैं, एक इधर कॉइल ले लेते हैं एक इधर कॉइल ले लेते हैं, तो दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है कि इसका जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ये होगी, इसकी डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड की ये होगी, यानी कि इस कॉइल का इधर एन पोल बनेगा, इस कॉइल का इधर एस पोल बनेगा, तो ये रीजन जो होगा इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। ये जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल जिसमें ये आगे गाल बना रहा है E/M हमने मालूम करना है, तो वो सोलेनाइड में करंट फ्लो करवा के ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है बनाते हैं। तो उसमें एक ख़ास टेक्निक रखी जाती है कि उसका जो दोनों कॉइल्स का जो डिस्टेंस होता है वो कॉइल की रेडियस के बराबर रहते हैं,
तो वो जो रीजन बनता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बनता है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन समझ लें। तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।